चलिए फ्रेंड्स, अब बिजनेस प्रोफेशन की कहानी हम लोग आगे बढ़ाते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने अप टू सेक्शन 40 डिस्कस किया था। स्पेशल प्रोविजन जो बाकी है वो हम लोग लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। आज आगे बढ़ाते हैं सेक्शन 41। इट इज ऑल अबाउट रेमिशन और सीजेशन ऑफ ट्रेडिंग लायबिलिटी। पहले समझिए ये क्या है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई गुड्स परचेज किए हैं और आपने वो गुड्स क्रेडिट टर्म्स पे परचेज किए हैं, तो आपने सामने वहां पर आपकी लायबिलिटी क्रिएट हुई जो इन फॉर्म ऑफ क्रेडिटर हुई। अब फॉर एग्जाम्पल, अगर वो क्रेडिटर आपको बोले कि आपका जो पेमेंट मुझे करना था, जो 2 लाख रुपए मेरे आउटस्टैंडिंग आपके पास से मुझे लेने हैं, वो मुझे अब नहीं चाहिए, मैं इसको वेव ऑफ करता हूं। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में देखो यहां पर क्या होता है कि आपने 2 लाख रुपए का खर्चा क्लेम किया हुआ, ठीक है, एज ए परचेज। कोई भी साल में किया हो, करंट ईयर में किया हो, प्रीवियस ईयर में किया हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब इन एनी ऑफ द ईयर यू हैव क्लेम्ड दिस परचेज एज एन एक्सपेंडिचर, फॉर दैट यू आर सपोज टू मेक द पेमेंट, और आपका वो पेमेंट अब आपको नहीं करना है, मीन्स यू आर फ्री फ्रॉम द लायबिलिटी। मतलब यहां पर आपको और फायदा हुआ। एक तो आपको एक्सपेंस अलाउ कर दिया गया और सामने आपको उसका पेमेंट नहीं करना पड़ा, आपकी लायबिलिटी वेव ऑफ हो चुकी है। सो दिस बेनिफिट इज कंसिडर्ड एज ए डीम्ड इनकम। ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस थिंग। लुक, क्या बोलता है, वेर एन अलाउंस और ए डिडक्शन, अलाउंस ऑफ व्हाट, अलाउंस ऑफ एक्सपेंडिचर या अलाउंस ऑफ लॉस। आपको कोई लॉस अलाउ किया गया है या फिर आपको कोई एक्सपेंडिचर डिडक्शन क्लेम आपने जो किया हुआ को अलाउ कर दिया गया है, और एनी काइंड ऑफ ट्रेडिंग लायबिलिटी इनकर्ड बाय एन असेसी एंड सब्सिक्वेंटली ड्यूरिंग द एनी प्रीवियस ईयर। उसके बाद क्या होता है, असेसी असेसी और हिज सक्सेसर, मतलब अगर पापा का बिजनेस है तो उसका बेटा क्या हुआ, सक्सेसर हुआ, अगर उस बिजनेस को वो सक्सीड करता है तो। ठीक है, मान लो असेसी मतलब पापा ने कोई लायबिलिटी क्रिएट करके रखी है और उसका बेटा उसको वेव ऑफ करता है, उसका बेटा उसको राइट ऑफ करता है, सॉरी नॉट टू बी वेव ऑफ बट राइट ऑफ करता है एज ए सक्सेसर, तो उसके हाथ में भी ये इनकम मानी जाएगी। लुक, हैज ऑब्टेन्ड वेदर इन केस, आपको सामने पैसा मिल गया उसका, या फिर इन एनी अदर मैनर, और सम बेनिफिट दैट यू आर गेटिंग in respect of such trading liability by way of remission or cessation thereof, it shall be treated as a deemed to be the income of the previous year, whatever the business or profession in respect of which the allowance or reduction has been made is in the existence in that year or not। जिस साल में आपका ये जो लायबिलिटी वेव ऑफ हुआ, उस साल में आपका बिजनेस हो या ना हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, जिस साल में वो लायबिलिटी वेव ऑफ हुई, उस साल में वो आपकी इनकम में टैक्सेबल हो जाएगा। फाइन, लेट अस अंडरस्टैंड वन एग्जांपल। लुक, ऐसा सिनारियो है, आपने फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में कुछ परचेस किया है 5 लाख रुपए का, आपको यहां पर 23-24 में एक्सपेंस अलाउ कर दिया गया है, एक्सपेंस इज अलाउड। फाइन, सामने आपने क्रेडिटर्स क्रिएट किए होंगे, ये जो परचेज आया उसके ये क्रेडिटर्स है 5 लाख रुपए के। क्लियर? तो आपने यहां पर क्या क्रिएट किया, लायबिलिटी क्रिएट करी इन 2023-24, इट इज नोन एज ट्रेडिंग लायबिलिटी। ओके, नाउ नेक्स्ट, क्रेडिटर ने उसको वेव ऑफ कर दिया इन 2024-25। अब देखो यहां पर ये क्रेडिटर ने वेव ऑफ किया या फिर असेसी खुद इसको राइट ऑफ करता है अपने अकाउंट्स में। समटाइम्स इट इज अ यूनिलेटरल एक्ट, एनी वन ऑफ द पार्टी, वहां से उसने वेव ऑफ कर दिया या फिर मैंने यहां से राइट ऑफ कर दिया। सर आपने कैसे राइट ऑफ कर दिया? तो आपने कुछ ऐसा सुना होगा कभी, टाइम बार्ड डेट अगर है तो फिर वो क्रेडिटर क्लेम नहीं कर सकता उसको। तो मान लो कोई डेट टाइम बार्ड हो चुका है और मैंने क्या किया, उसको राइट ऑफ कर दिया अपने अकाउंट्स में। ठीक है, इट इज अगेन यूनिलेटरल एक्ट। देन सच वेवर इज टैक्सेबल इन द प्रीवियस ईयर 2024-25।
अब मान लो ऐसा हो सकता है कि 2024-25 में मेरा वो बिज़नेस है ही नहीं, या तो मैंने बिज़नेस चेंज कर दिया या फिर मेरा बिज़नेस बंद हो चुका है। फिर भी वो सेक्शन 41 में डीम्ड इनकम के हेड में ट्रेड होगा। डन? लुक, अब आगे बढ़ते हैं इसमें। For the purpose of this section, expression loss and expenditure or some benefit in respect of any such trading liability by way of remission or cessation thereof includes what? Remission or cessation any liability by a unilateral act, वन साइडेड, जैसे मैंने बोला कि उसने वेव ऑफ कर दिया या फिर हमने यहां पर राइट ऑफ कर दिया, ठीक है, by the assessee or successor in the business by way of writing of such liability in his accounts. तो मैंने आपको ये अभी बताया जस्ट कि अगर प्रीडिसीजर का कोई लायबिलिटी है, पापा का कोई लायबिलिटी था और बेटे ने उसको राइट ऑफ किया है, तो बेटे को भी वो डीम्ड इनकम मानी जाएगी, ठीक है। फॉर द पर्पस ऑफ दिस सबसेक्शन, सक्सेसर मतलब कौन? अब यहां पर सक्सेसर का मतलब क्या हुआ? अगर अमालगमेटेड कंपनी वेयर देयर हैज बीन अमालगमेशन ऑफ द कंपनी, तो एक होती है अमालगमेटिंग कंपनी जो पुरानी वाली, और जो नई इमर्ज होके आई है वो क्या है? अमालगमेटेड कंपनी। तो अमालगमेटेड कंपनी इज ए सक्सेसर कंपनी। The other person where the first mentioned person is succeeded by any other person in that business or profession. तो यूजुअली यहां पर जो मैंने आपको एग्जांपल दिया वो succeeded by any other person, मतलब succeeded by, succeed कौन करता है यहां पर? फॉर एग्जांपल सन, ठीक है, और फर्स्ट मेंशन पर्सन मतलब कौन? फादर। ओके, क्लियर? देन the other firm where firm carrying on business or profession is succeeded by the another firm. यहां पर फर्म का मर्जर या फिर अमलगमेशन आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। द रिजल्टिंग कंपनी इन केस ऑफ डीमर्जर, तो रिजल्टिंग कंपनी में क्या होते हैं? दो हिस्से होते हैं, एक टुकड़ा रिजल्टिंग कंपनी बनता है और बाकी जो पुरानी कंपनी बचती है उसको हम क्या बोलते हैं? डीमर्ज्ड कंपनी। तो यहाँ पर रिजल्टिंग कंपनी इज ऑल्सो कॉल्ड एज सक्सेसर। डन? अदर डीम्ड इनकम जो हमने बात करी यहाँ पर एक सेक्शन 32(1) में हमने देखा था बैलेंसिंग चार्ज, जब पावर सेक्टर अंडरटेकिंग के लिए जो मनी पेएबल वो ज्यादा आता है कंपेयर टू इट्स डब्ल्यूडीवी वैल्यू, या फिर असेट सोल्ड विदाउट हैविंग यूज फॉर द साइंटिफिक पर्पस, ये हम लोग सेक्शन 35 में पढ़ेंगे, अभी बाकी है वो। फिर रिकवरी ऑफ द बैड डेट, ये भी हमने डिस्कस कर चुके हैं सेक्शन 36 में। उसके बाद है अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम द स्पेशल रिजर्व अंडर सेक्शन 36, ये खाली एक याद रख लेना, ठीक है, बस इतना है, क्लियर। अब यहां पर एक पॉइंट आता है ऐसा इस केस के अंदर, व्हाट अबाउट द लोन वेव ऑफ बाय द बैंक? अगर बैंक आपका लोन वेव ऑफ कर देता है तो उस केस में क्या होगा? क्या ये परक्विजिट माना जाएगा अंडर सेक्शन 28, या फिर ये डीम्ड इनकम माना जाएगा अंडर सेक्शन 41? क्या होगा ये? अब इसको समझने के लिए देयर इज वन केस स्टडी, ठीक है, इसमें सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, दैट इज सीआईटी वर्सेस महिंद्रा एंड महिंद्रा, इट इज जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। क्या बोलता है कि अगर लोन वेव ऑफ कर दिया है तो परक्विजिट है कि नहीं है, ठीक है। अब यहां पर परक्विजिट समझने के लिए आपको पहले समझना पड़ेगा व्हाट डू यू मीन बाय परक्विजिट। लुक, तो परक्विजिट किसको बोलेंगे? दैट द परक्विजिट इट्स अ बेनिफिट रिसीव्ड फ्रॉम बिजनेस, but the most important part of this perquisite what? It should be non monetary, non monetary, ठीक है। यहां पर आपको जो लोन मिला है, लोन किस में मिला है आपको? कैश, मतलब बैंक से मिला वो भी कैश ही माना जाता है, ठीक है। सो यहां पर लोन received in cash, hence it is not a perquisite under section 28।
तो इसको हम लोग परक्विजिट तो नहीं मानेंगे। एक बात तो यहाँ पर क्लियर हो गई। तो सेक्शन 28 में तो ये फॉल नहीं होगा। नाउ द क्वेश्चन अबाउट सेक्शन 41, क्या ये डीम्ड इनकम है? चलो अब उसके थोड़े से पहलू को हम लोग देखते हैं कि डीम्ड इनकम किसको बोलेंगे। ठीक है, अब डीम्ड इनकम में क्या होना चाहिए कि सबसे पहला जो मैंने आपको यहां पर बताया था कि आपने यहां पर जैसे परचेज का एक्सपेंडिचर अलाउ किया गया था आपको, तो यहां पर क्या होना चाहिए कि एक्सपेंस अलाउड अर्लियर। आपको कोई भी पहले एक्सपेंडिचर अलाउ किया गया हो करंट ईयर में या फिर कोई भी प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स में, ठीक है। फर्स्ट इट सेज इट शुड बी एक्सपेंस अलाउड अर्लियर, देन उसके बाद अगर ऐसा कोई लायबिलिटी आपका वेव ऑफ होता है, वेव ऑफ अगर होता है, वेव ऑफ सबसिक्वेंटली, देन एंड ओनली देन वी कैन से दैट इट इज अ डीम्ड इनकम। अब यहां पर आपने क्या किया है, आपने यहां पर लोन लिया है, ठीक है। तो यहां पर जो लोन है, ये लोन इज नॉट डेबिटेड टू P&L account. So you are not allowed any kind of expenditure in the earlier previous years, right? तो लोन यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस में आपने डेबिट किया है, सो इट इज नॉट सॉरी, प्रॉफिट एंड लॉस में आपने डेबिट नहीं किया है लोन को, तो बिकॉज वो तो हम सीधा बैलेंस शीट में लिखेंगे लोन पेएबल, तो इट इज ऑल्सो नॉट कंसिडर्ड एज ए डीम्ड इनकम, ठीक है। सो अगर आपका लोन वेव ऑफ होता है तो इट इज नॉट टू बी ट्रीटेड एज व्हाट, डीम्ड इनकम, डन। और ना ही ये परक्विजिट है सेक्शन 28 का। चलो आगे बढ़े कहानी, चलिए। नाउ नेक्स्ट इज अबाउट 43A, चेंज इन अ रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ द करेंसी। अब ये प्रोविजन क्या बोलता है, लुक, वेर एन असेसी हैज अक्वायर्ड एनी असेट फ्रॉम फॉरेन कंट्री, फॉरेन से लाना जरूरी है भाई, ठीक है। इफ यू ब्रिंग एनी असेट फ्रॉम द फॉरेन कंट्री फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, और करेंसी भी फॉरेन में, लोन भी आपने फॉरेन में लिया हुआ है। अब ड्यू टू एक्सचेंज रेट देयर इज एन इंक्रीज और डिक्रीज इन द लायबिलिटी। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे किसी को 1 लाख रुपए अगर देना हो, 1 लाख डॉलर, सॉरी नॉट रुपए, डॉलर, फॉरेन करेंसी लायबिलिटी है मेरी। अगर मुझे किसी को 1 लाख डॉलर देना हो, आज मार्केट में एक्सचेंज रेट फॉर एग्जाम्पल 75 रुपीज है। अब मान लो वो एक्सचेंज रेट इंक्रीज होता है और वो हो गया 76, तो अब मेरी लायबिलिटी जो थी वो 1 रुपए से बढ़ गई, और पर डॉलर 1 रुपी, इट मींस टोटल मेरा लायबिलिटी इंक्रीज हुआ 1 लाख रुपए से, ठीक है। लुक क्या बोलता है, ड्यू टू चेंज इन एक्सचेंज रेट देयर इज ए इंक्रीज और इट कैन बी डिक्रीज ऑल्सो। अगर मान लो 75 का 74 हो गया तो मुझे फायदा भी होगा, ठीक है। एक्सप्रेस इन इंडियन रुपीस द असेसी एट द टाइम ऑफ मेकिंग द पेमेंट। अब यहां पर क्या होगा कि आपने आज मान लो लोन तो ले लिया, एक काम करते हैं पहले इसको एग्जांपल से समझ लेते, चलो सीधा, उसके बाद आपको क्लैरिटी ज्यादा आएगी। लुक, आपने 28 जून 2022 को एक असेट परचेस किया है 2 लाख डॉलर का, फॉरेन करेंसी लोन लिया है और फॉरेन का कंट्री से आपने वो असेट को परचेस किया हुआ है, ठीक है। एक्सचेंज रेट ऑन दैट डेट इज 80 रुपीज पर डॉलर। उस दिन का मार्केट का रेट कितना है, 80 रुपीज। आपने रिपेमेंट किया है एक 28 फरवरी को और एक आपने दूसरा किया है 28 फरवरी 2025 को, तो वन इज इन 24 एंड वन इज इन 25। अब यहां पर आपकी करंट लायबिलिटी कितनी होगी, 80 रुपए का आपका रेट है और 2 लाख का आपने लोन लिया है, तो 160 लैक्स इज योर लायबिलिटी, ठीक है, 1 करोड़ 60 लाख रुपीज। आपकी असेट भी उतने से ही अकाउंट्स पे रिकॉग्नाइज होगी जिस दिन आपने असेट परचेस किया उस दिन।
तो देखो अल्टीमेटली क्या होता है, सबसे पहले फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में क्या हुआ, इन फाइनेंशियल ईयर 2022-23 28 जून 22 को आपने परचेज किया असेट, तो आप अपने अकाउंट्स में कितना रिकॉर्ड करोगे, $2 लाख इंटू 80 दैट कम्स टू 1 करोड़ 60 lakhs। ओके फाइन। अब 31 मार्च 23 को कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा। सर एक्सचेंज रेट में चेंज आया हो तो भी नहीं, आप पेमेंट करोगे तभी देखना है। जब तक आप पेमेंट नहीं करते हो तब तक कोई एडजस्टमेंट नहीं करना है। जिस साल में आपने पेमेंट किया है उस साल में क्या करना होगा, आपको एडजस्टमेंट करना होगा। डन। तो यहां पर हमने इस साल में कोई भी पेमेंट नहीं किया है, सो देयर इज नो एडजस्टमेंट इन द वैल्यू। अब देखो एक्सचेंज रेट का जो इंपैक्ट आएगा ना, वो इंपैक्ट आपको कहां पर देना है, असेट की वैल्यू में देना है, ना कि आपको वो एक्सपेंस में क्लेम करना है। समझ में आया? असेट परचेस करने के लिए अगर आपने कोई फॉरेन करेंसी लोन लिए है और आपने फॉरेन कंट्री से असेट परचेस करी है, उस केस में अगर मान लो एक्सचेंज रेट का कोई भी इफेक्ट आता है तो वो आपको असेट की कॉस्ट में एडजस्ट करना है। या तो कॉस्ट इंक्रीज होगी या तो कॉस्ट क्या होगी, डिक्रीज होगी। बट ये इंक्रीज डिक्रीज आपको कब करना है, जब आप पेमेंट करते हो उस लोन का उस साल में। अब करंटली यहां पर आपने कोई पेमेंट नहीं किया है इन द फाइनेंशियल ईयर 2022-23, तो आपको यहां पर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करना है। डन। तो आपने 1 करोड़ 60 lakhs इंडियन रुपीज में आपका ये अमाउंट हुआ, सी दिस ऑल आर INR। उस साल का 15% का अपना डेप्रिसिएशन लगेगा, क्योंकि 28 जून को असेट परचेस करी है तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन आपको मिलेगा। डन। सो ये बनेगा आपका 1 करोड़ 36 lakhs, आपकी क्लोजिंग WDV। ओके। अब क्लोजिंग बिकम्स ओपनिंग, दैट इज योर 1 करोड़ 36 lakhs। Now, next year, what happens? On 28th of February 2024, you are making a payment of 50,000 rupees. अब उस टाइम रेट कितना था, उस टाइम रेट था 82 रुपीज। अब ध्यान से समझना, आपने लोन लिया तब 80 रुपए था, अब हो गया 82 रुपए, 2 रुपए उसमें क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अब 50,000 इंटू 2 कितना हुआ, 1 लाख रुपए का एडजस्टमेंट होगा। अब मुझे एक चीज बताना, एक्सचेंज रेट इंक्रीज होने पर आपकी लायबिलिटी या फिर आपकी जो सॉरी आपकी जो ये लोन अमाउंट था, ये बढ़ेगा कि घटेगा? ऑब्वियसली बढ़ेगा, राइट? आपकी लायबिलिटी 50,000 इंटू 2, 2 रुपए आपको ज्यादा महंगा पड़ा। आपने लोन लिया था 80 से, आप रीपे कर रहे हो 82 के रेट से, तो 1 लाख आपका ज्यादा जा रहा है। तो 1 लाख जो आपका एक्स्ट्रा गया है, ये आपकी असेट में क्या होगा, ऐड होगा। सो नाउ व्हाट हैपेंस, 1 लाख विल बी एडेड टू योर कॉस्ट, दैट इज 1 लाख। डन। Now your adjusted cost of the asset will be, see every time whenever you're making the payment you are supposed to adjust this thing. So यहाँ पर adjustment हुआ आपका, that is 1 करोड़ 37 lakhs। तो नेक्स्ट ईयर आपको जब डेप्रिसिएशन कंप्लीट करना होता है तो आपका डेप्रिसिएशन 136 पे नहीं बट कितने पे आएगा, 137 पे आएगा। डन। ये क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट ईयर का डेप्री कंप्लीट करते हैं 15%, सो 20,55,000 and 1 करोड़ 16,45,000 is your closing balance for 23-24। अब क्या हुआ, अब आपने वापस एक पेमेंट किया है 28 फरवरी 2025 को, वो भी कितने का, $50,000 का वापस पेमेंट किया। लेकिन उस टाइम आप थोड़े लकी थे, वहां पर एक्सचेंज रेट कम हो गया था। सो अब यहां पर आपको जो आपका बेस रेट था 80 का, उसमें आपको फायदा हो गया। बेस रेट आपका कितने का था, 80 का था, आपने रीपे कितने का से किया, 79 से, आपको 1 रुपए का फायदा हुआ और टोटल आपने रीपेमेंट कितना किया है, $50,000। सो इफेक्टिवली आपको यहां पर 50,000 रुपए का फायदा हुआ है। लुक, इट विल बी रिड्यूस फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ द असेट 50,000 रुपीज। तो 1 करोड़ 16 लाख में से ये 50 माइनस किया, सो दैट इज 115,95,000। उस पर डेप्री लगाएंगे और ये बनेगा आपका क्लोजिंग WDV। सो आई होप कि आपको ये एग्जांपल बहुत क्लियर हो चुका होगा। डन, फाइन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्या बोलते हैं सेक्शन, अब उसको, अब आपको ये थोड़ा समझ में आएगा। ठीक है, लुक, द फॉलोइंग वैल्यूज में बी चेंज अकॉर्डिंगली इन रिस्पेक्ट ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज इन सच लायबिलिटी। कौन सी, एक तो आपकी एक्चुअल कॉस्ट चेंज होगी जो हमने यहां पर वैसा ही किया, राइट, फॉर द पर्पज ऑफ डेप्रिसिएशन।
दूसरा, अमाउंट ऑफ द कैपेक्स इनकर्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च, जिसमें आपको 100% एक्सपेंडिचर अलाउड होता है, उसमें भी क्या होगा, चेंज आएंगे। अमाउंट ऑफ द कैपेक्स इनकर्ड बाय कंपनी फॉर प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग, उसमें भी क्या आएगा, चेंज आएगा। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा 1/5 एवरी टाइम इज अलाउड कैपेक्स में, हमने पढ़ा सेक्शन 36 में इसको। कॉस्ट ऑफ द एक्विजिशन फॉर द नॉन डेप्रिसिएबल असेट फॉर अ कैपिटल गेन, नॉन डेप्रिसिएबल असेट के लिए आपको वहां पर कैपिटल गेन कंप्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसकी कॉस्ट में भी क्या आएगा, चेंज आएगा। मतलब ये क्या था, अपना कैपिटल गेन जो होता है ना, उसमें आप क्या करते हैं, सेल कंसिडरेशन में से कॉस्ट जो माइनस करते हैं ना, ये कॉस्ट में क्या आएगा, बदलाव आएगा। ठीक है, क्लियर हुआ, डन। आपने अगर वो असेट बेची है तो उसकी कॉस्ट में भी क्या आएगा, चेंज आएगा। अब आगे, इंक्रीज और डिक्रीज इन ए लायबिलिटी shall be adjusted to the capex or the cost of acquisition of the asset as the case may be, जैसा हमने वहां पे किया था वैसा हम क्या करते थे, असेट में उसको ऐड करते या फिर माइनस करते जाते थे। Where the whole or any part of the liability aforesaid is made by other person, the liability so made shall not be taken into account for the purpose of this section. For example, मैंने बैंक से लोन लिया, फॉरेन कंट्री के बैंक से, बट मुझे डर इस बात का है कि यार ये एक्सचेंज रेट का लफड़ा हो जाता है ना, तो मेरी लायबिलिटी बढ़ जाती है। मान लो थर्ड पार्टी ने मेरे को बोला चिंता मत कर, एक्सचेंज रेट में जो भी चेंजेस होगा ना वो मैं भुगत लूंगा। ठीक है, तेरे सर पे नहीं आएगा वो। अब देखो यहां पर मुझे क्या कोई एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ा, आंसर इज नो। जो डिफरेंस आया वो मुझे कंपनसेट कर दिया गया, राइट। तो यहां पर ये जो लायबिलिटी हुई मेरी, ये मेरे को क्या हो गई, यहां पर एडजस्ट हो गई है। तो उसके रिगार्डिंग अगर कोई थर्ड पार्टी अगर कोई मेरा यहाँ पर लॉस क्लेम करने को तैयार है, या फिर वो मेरा ये जो एक्सचेंज रेट का डिफरेंस की वजह से लॉस हुआ है, अगर वो बेयर करने को तैयार है, तो मुझे उसको फिर एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। फायदा हो तो भी उसका, नुकसान हो तो भी उसका। Where the assessee has entered into a forward contract with the authorized dealer, exchange rate specified in the contract shall be taken into consideration for the purpose of making above adjustment. In other case, the actual exchange rate shall be taken into consideration. मतलब ये कहना क्या चाहता है, देखो समझाता हूं इसमें। लुक, ये जो पहला केस था जिसमें 50,000 एंड 82 की बात हुई थी, राइट। समझना, 50,000 का डॉलर का पेमेंट हुआ है और 82 रुपए का रेट था। अब मान लो यहां पर ऐसा होता है कि मैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ हूं। किसमें, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में। अब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा है कि भाई कुछ भी हो जाए डॉलर का प्राइस, मुझे डॉलर 81 में मिल जाएगा। ठीक है, रुपीज 81 में फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट रेट। ठीक है, अब ध्यान से समझने दो क्या होता है। अब यहां पर जिस दिन प्राइस 82 हो गया, मुझे तो कितने से मतलब है, 81 से। मतलब मेरा तो क्या है, यहां पर इंक्रीज हुआ, 1 रुपया इंक्रीज हुआ। ठीक है, अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि भाई अगर प्राइस इंक्रीज हुआ तो मेरा लायबिलिटी 81 तक। ठीक है, या फिर मानो मैंने कॉन्ट्रैक्ट ही कर दिया भाई मैं 80 तक ही रखूंगा, 80 के ऊपर गया तो तुम्हारा। ठीक, तो यहां पर मान लो कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट रेट, चलो मैं यहां पर कॉन्ट्रैक्ट रेट 80 ले लेता हूं तो आपका कंफ्यूजन ज्यादा नहीं होगा। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट रेट मेरा हो गया है, सर वो 81 रखा होता तो क्या होता, 81 रखते तो हम लोग यहां पर, मैंने क्या बताया आपको, देखो यहां पर मैंने आपको ये समझाया ना, ये कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में अगर हम एंटर हुए हैं तो हम लोग एक्सचेंज रेट कौन सा लेंगे, कॉन्ट्रैक्ट वाला। तो मतलब मुझे यहां पर जो शुरुआत मैंने 80 से करी थी, ये वाला, ये मुझे 81 से करना पड़ता एज पर द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट रेट। डन। देखो, अब मान लो मेरा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट रेट भी सेम ही है, 80 का 80 है। अब उस दिन रेट कितना हो गया, 82 हो गया। मतलब मुझे 2 का नुकसान होने वाला है, लेकिन मुझे कोई चिंता नहीं है। ठीक है, आई नीड नॉट टू डू एनीथिंग। व्हाई, बिकॉज ये जो 2 रुपए एक्स्ट्रा हुए हैं, वो मैं जिसके साथ, जिस बैंक के साथ मैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ हूं, वो उसको देखना है। मतलब मेरे को तो डॉलर अब कितने में मिलेगा, 80 में ही मिलेगा। अब यहां पर आया 79 रुपीज का प्राइस। अभी भी मुझे कोई जश्न मनाने का कोई रीजन नहीं मेरे पास, ना मुझे खुशी यहां पर मनानी है, क्योंकि मुझे यहां पर ये डॉलर मिला है, ये
79 का जो डॉलर है मुझे कितने में मिलेगा? 80 में। ठीक है, तो ना मुझे डाउनवर्ड को एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, ना मुझे कोई अपवर्ड एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। डन। अब जो अभी मैंने आपको बताया वो 81, अगर मान लो अगर आपका फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का रेट होता 81, तो आपके सारे एडजस्टमेंट्स 81 को ध्यान में रखे हुए होते, ना कि वो 80 रुपीस को ध्यान में रखते हुए। अब उस केस में अगर मान लो 82 हो जाता है, तो मुझे ₹1 का वैसे नॉर्मली नुकसान होने वाला था, लेकिन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में 81 है, तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। और 79 होने पर मुझे ₹2 का फायदा होने वाला था, लेकिन अब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ हूं, तो मुझे उसमें कोई टेंशन नहीं है। डन? मतलब जो भी कंपटीशन होगा वो फॉरवर्ड के रेट से ध्यान में रखा जाएगा। क्लियर? डन? चलिए, व्हाट इज नेक्स्ट? 43A is a text on foreign exchange fluctuations. Now what it says, look, it provides it subject to the provision of section 43A. Any gain or loss arising on account of any foreign exchange rates shall be treated as a income or the loss as the case may be. मान लो अगर आपको गेन हुआ है ड्यू टू फॉरेन एक्सचेंज, तो ये आपकी इनकम मानी जाएगी, या फिर अगर आपको कोई लॉस हुआ है तो ये आपका एक्सपेंस माना जाएगा, which shall be computed in accordance with the ICDS. So ICDS 6 is deciding this thing. Fine. बस इतना खाली याद रखना है, अपने को इसमें ज्यादा कुछ देखने की जरूरत है नहीं। Done? चलिए, नेक्स्ट दैट इज 43B, certain deduction allowed to be made on actual payment. ये प्रोविजन क्यों आया? ये प्रोविजन उसके लिए लिया है कि अगर आप कोई लायबिलिटी इनकम करते हो और आप कोई एक्सपेंस क्लेम करते हो, ठीक है, आपने कोई एक्सपेंस किया और सामने आपको उसका पेमेंट करना है, तो सामने उसका पेमेंट टाइम पे मिल जाए, इसके लिए ये प्रोविजन बनाया गया है। स्पेशली बैंक वालों को यहाँ पर फायदा हो गया, और रिसेंटली जिसमें बहुत बड़ा हल्ला हुआ है दैट इज एमएसएमई, ये भी इसी के अंदर आता है। और एक चीज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन एंड एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रोविडेंट फंड, ये हम इसमें डिस्कस कर चुके हैं सेक्शन 36 के साथ। देखते क्या बोलता है। लुक, द फॉलोइंग sums are allowed as deduction only on the basis of actual payment within the time limit specified in section 43B. कौन सी टाइम लिमिट? इट इज नथिंग बट ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ ITR, मतलब या तो 31 जुलाई या तो फिर 31 अक्टूबर। मतलब अगर आपने ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ ITR से पहले पेमेंट किया तो ही वो अलाउड होगा, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा? डिसअलाउड हो जाएगा। ठीक है, चलिए, एनी सम पेएबल बाय ऑफ टैक्स ड्यूटी सेज बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड, सरकार बोलती है हमारा हिस्सा दे दो बस। पहले कोई भी टैक्स, कोई जीएसटी, कोई पीएफ तो हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे, जीएसटी का कोई मैटर है, कोई सर्विस टैक्स या फिर एक्साइज कस्टम वगैरह, कोई भी ऐसा कुछ भी बाकी हो, ठीक है, इवन म्युनिसिपल टैक्स ऑल्सो, सरकार का कोई भी टैक्स बाकी हो अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, वो अगर आपने टाइम पे डिपॉजिट नहीं किया तो वो क्या हो जाएगा? डिसअलाउ होगा। उस पर्टिकुलर ईयर में आपको उसका खर्चा अलाउड नहीं होगा। फाइन, नेक्स्ट, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन एंड एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, सो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस इस अगेन। यहाँ पर जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन में सेक्शन 36 में देखा, और एम्प्लॉयर पार्टीज डिस्कस लेना, ये रहा हमने 43B का। डन। बोनस कमीशन फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड पेएबल टू द एम्प्लॉइज रिफर टू इन सेक्शन 36(1). अगर आपने मान लो बोनस अक्रूवल बेस पर क्लेम किया है एज ए एक्सपेंडिचर, लेकिन आपने उसका पेमेंट नहीं किया है, अब एम्प्लॉय के केस में जनरली क्या होता है, सैलरी उसके हाथ में टैक्सेबल होती है एट द टाइम ऑफ पेमेंट, अभी तक आपने उसको पेमेंट नहीं किया है, राइट? और तो यहाँ पर ये क्या बोलता है कि भाई एम्प्लॉय का जितना भी पैसा है उसको टाइम पे तुम लोग पेमेंट करते जाओ उसको, ठीक है, उसको आपको आउटस्टैंडिंग नहीं रखना है इफ यू वांट टू क्लेम द एक्सपेंडिचर इन अ पर्टिकुलर ईयर। फाइन, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन एनी लोन और बोरोइंग or advance from any public financial institutions, state financial corporations, state industrial corporations, scheduled bank, cooperative bank, etc. ठीक है,
अगर उसका कोई इंटरेस्ट पे करना है और अगर आपने उसको इंटरेस्ट को ड्यू डेट से पहले पे नहीं किया है, तो ये भी क्या हो जाएगा? डिसअलाउ हो जाएगा। अब यहां पर क्या होता है कि बैंक में वो अकाउंट एनपीए हो जाता है अगर आप कुछ सर्टेन पेमेंट्स नहीं करते हो एज पर द रूल्स ऑफ द एनपीएस। अब एनपीए एक बार हो जाता है अकाउंट्स, उसके बाद आप उसकी इनकम को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। अब यहां पर आप क्या कर रहे हो? आप अपना एक्सपेंस क्लेम किए जा रहे हो इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। एक्सपेंस डेबिट किया, एक्सपेंस डेबिट किया, इंटरेस्ट डेबिट किया, इंटरेस्ट डेबिट किया, वैसे सामने बैंक का क्या हो रहा है? इनकम रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है ड्यू टू एनपीए। तो यहां पर क्या बोला इनकम टैक्स ने कि अगर आपको इंटरेस्ट एक्सपेंस क्लेम करना हो तो उसका पेमेंट करो बस, बाकी मत रखो। इससे बैंक को भी फायदा होगा, टाइमली उसका इंटरेस्ट उसको मिलता जाएगा। ठीक है। अब यहां पर आगे बोला है, इफ आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन एनी सच लोन, बोरोइंग और एडवांस इज कन्वर्टेड इनटू द लोन। अब मान लो आपका 10-15 लाख का लोन बाकी था, इंटरेस्ट सॉरी, आपका इंटरेस्ट इतना बढ़ गया था। बैंक वाले बोलते हैं पेमेंट करो, पेमेंट करो, पेमेंट करो, लेकिन आपने बोला यार पैसा नहीं है, अभी तो 15 लाख नहीं मिलेंगे। फिर आप लोग काउंटर पे से बैठे, सेटलमेंट किया आप लोगों ने और इसको पूरा रिस्ट्रक्चर किया कि ये जो 15 लाख चुकाना है ना, देख मैं चुका दूंगा, मेरी नीयत साफ है, मैं मालिया नहीं हूं, मैं तेरा पैसा चुका दूंगा, यहाँ पे एक एक पाई चुका दूंगा, लेकिन मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। बैंक ने बोला कितना टाइम चाहिए? मुझे 5 साल चाहिए। ये जो 15 लाख है ना, मैं तुझे हर साल 3-3 लाख रुपए दे दूंगा। ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ? इंटरेस्ट कन्वर्टेड इनटू द लोन। देखो मैं इसका एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूं। लुक व्हाट हैपेंस ओवर हियर। देखो यहां पर आपका इंटरेस्ट पेएबल था 30 लाख रुपए का, आपने रिस्ट्रक्चर किया इसको और ये कन्वर्ट हो गया किस में? लोन। अब देखना बैलेंस शीट में आपको कहीं भी इंटरेस्ट पेएबल नहीं दिख रहा है। क्या आपको यहां पर ये दिखा इंटरेस्ट पेएबल? नहीं। व्हाई? बिकॉज इट इज नाउ कन्वर्टेड इनटू लोन। फाइन। देखो अभी क्या बन गया है? लोन बन चुका है। अब इंटरेस्ट पेएबल कन्वर्टेड इनटू द लोन ऑफ 30 lakhs। आपको क्या बोला है? 5 साल का टाइम चाहिए मुझे, तो आप एवरी ईयर कितना चुकाओगे? उसको 6 लाख रुपए चुकाओगे। अब यहां पर ये जो कन्वर्जन हुआ है ऑन द एट द टाइम ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग द लोन, ये जो इंटरेस्ट यहां पर लोन बन चुका है, इट इज नॉट टू बी ट्रीटेड एज पेमेंट। इसको हम लोग पेमेंट नहीं मानते। आपने क्या किया? इंटरेस्ट पेबल नाउ बिकम्स लोन, तो आपने अकाउंट में इसको लोन लिख दिया और आपने असेसिंग ऑफिसर को बोला देख मेरा कोई इंटरेस्ट बाकी नहीं है, बता मुझे कहां है पेबल में। बोले जो लोन दिख रहा है ना, वो एक्चुअल में क्या है? कन्वर्ट हुआ लोन है, मतलब वो कन्वर्ट हुआ इंटरेस्ट है, सॉरी। ओके। तो सच कन्वर्टेड इंटरेस्ट इज ट्रीटेड एज ए लोन नाउ, सो वी कैन से दैट सच कन्वर्टेड इंटरेस्ट इज नॉट टू बी ट्रीटेड एज पेमेंट। उसको हम एक्चुअल पेमेंट नहीं मानते हैं। हाउएवर when such converted interest is repaid in form of installments, अब आप क्या करोगे? एवरी ईयर 6 लाख 6 लाख 6 लाख पे करोगे। ठीक है। 6 lakhs एवरी ईयर। अब मान लो आपने करंट ईयर में भी 6 लाख रुपए का पेमेंट किया, आपने 6 लाख रुपए का लोन रीपे कर दिया है, राइट? सो इंस्टॉलमेंट ऑफ 6 lakhs पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, दिस इज कंसिडर्ड एज ए एक्चुअल पेमेंट। ठीक है। मतलब आप जितना रिस्ट्रक्चर्ड लोन का जितना इंस्टॉलमेंट पे करते हो, उसी को हम लोग क्या मानेंगे? एक्चुअल पेमेंट मानेंगे। डन? ठीक। लुक यही लिखा है इधर। लुक if outstanding interest on any such loan or borrowing or advance is converted into loan or borrowing or advance, the interest so converted and not actually paid, उसको actual paid हम लोग नहीं मानते, shall not be deemed to be the actual payment and hence would not be allowed as deduction, उसको हम लोग डिडक्शन नहीं मानेंगे। डन? समझ में आया इतना? Such converted interest shall be allowed as deduction in the previous year in which such converted interest is actually paid in the form of installment। जैसे अपने केस में 30 lakhs का जो लोन कन्वर्ट हुआ था, इंटरेस्ट जो पूरा लोन के फॉर्म में, उसमें से हमने 6 लाख करंट ईयर में पे किया, तो 6 लाख रुपए का इसका डिडक्शन आपको मिलेगा। डन? क्लियर? चलिए उसके बाद है एनी सम पेड बाय एम्प्लॉयर
in lieu of the earned leave, it is called leave encashment. Fine, clear. उसके बाद any sum paid payable by the assessee to the Indian Railways for the use of the railway asset. रेलवे का भी आपको पैसा अगर चुका देना पड़ेगा अगर कुछ आउटस्टैंडिंग है तो. उसके बाद the most controversial, that is any sum payable to MSME. What it says, look, any sum payable to MSME within time specified. अब ये टाइम स्पेसिफाइड क्या है सर? ऊपर तुमने देखा था कि अब तक जो चल रहा था वो क्या था? ड्यू डेट ऑफ ITR था, लेकिन यहाँ पर टाइमिंग अलग है. इसमें ड्यू डेट ऑफ ITR का कोई रोल नहीं है. ठीक है, क्या टाइम है? इफ सच पेमेंट इज नॉट मेड एज बिलो, ठीक है, इट विल बी अलाउड एज डिडक्शन इन द ईयर इन विच सच सम इज एक्चुअली पेड. अगर आपका और सामने जो MSME यूनिट है उसका रिटर्न एग्रीमेंट है तो टाइम स्पेसिफाइड कितना होगा? तो उस केस में आपका टाइम स्पेसिफाइड माना जाएगा जितना आपने एग्रीमेंट में स्पेसिफाई किया है उतना. लेकिन एग्रीमेंट में वो स्पेसिफिकेशन 45 डेज से ज्यादा नहीं हो सकता. मतलब आप उसके साथ एग्रीमेंट में ऐसे एंटर नहीं हो सकते कि 90 दिन का टाइम. नहीं, अगर आपने 90 दिन का एंटर किया एग्रीमेंट तो भी कितना माना जाएगा? 45 डेज. मतलब जिस दिन आपने डेट रिकॉग्नाइज किया कि भाई हाँ मुझे पेमेंट करना है, ठीक है, वहां से लेकर आपने जितना अग्रीमेंट में स्पेसिफाइड किया है उतना टाइम. अगर वो अग्रीमेंट 90 डेज का है तो 45 डेज. अगर वो अग्रीमेंट 30 दिन का है तो 30 दिन. समझ में आया? अगर अग्रीमेंट है तो. लेकिन सर अग्रीमेंट है ही नहीं तो? अगर अग्रीमेंट नहीं है तो बहुत इजी हो गया. तो खाली कितना दिन? 15 दिन फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस. अब इसमें एक्सेप्टेंस इसलिए बोला कि कई बार क्या होता है गुड्स आता है फिर वो QC में क्वालिटी चेक में जाता है, वो एक्सेप्ट हमने कर लिया तभी हम उस डेट को क्या करेंगे? एक्सेप्ट करेंगे. तो वहां से लेकर 15 दिन अगर अग्रीमेंट नहीं है तो. अग्रीमेंट है तो अग्रीमेंट में जितना लिखा उतना, लेकिन वो 45 डेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए. ठीक, चलिए अब इसका एग्जांपल समझते हैं. देखना जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर ITR का कोई रोल नहीं है. यहाँ पर आपको अग्रीमेंट के हिसाब से देखना है. लुक, फर्स्ट सबसे पहला हमारा ट्रांजेक्शन है 10th ऑफ मार्च 2025 को. ठीक है, अग्रीमेंट है क्या? यस, अग्रीमेंट है. अग्रीमेंट क्या बोलता है कि भाई 30 दिन का टाइम आपको मिलेगा. अच्छा, अब यहां पर अगर मान लो 60 लिखा होता तो हम लोग 45 लेते हैं. अगर यहां पर 60 लिखा होता तो हम लोग क्या लेते? 45 लेते. अब अग्रीमेंट आपको 30 डेज का टाइम देता है तो 10 मार्च 2025 से अगर हम 30 डेज जोड़े, ठीक है, सो दैट विल बी 9th ऑफ अप्रैल 2025 इज ए ड्यू डेट. आपने पेमेंट 5 अप्रैल को कर दिया है. अब देखो यहां पर आपका साल खत्म हो चुका है 31 मार्च 2025 को. आपने पेमेंट किया 5 अप्रैल को. मतलब यहां पर अगर आप नोटिस करोगे तो ये फाइनेंशियल ईयर हुआ 25-26, लेकिन पेमेंट तो ड्यू डेट के पहले हो चुका है ना. आपका पेमेंट यहां पर 9th अप्रैल को होना चाहिए था, आपने 5 तारीख को पे कर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है. द पेमेंट मेड विद इन अ स्पेसिफाइड डेट. तो फिर जिस साल का खर्चा है, ठीक है, 2024-25 उसी साल में आपको अलाउड हो जाएगा. मतलब यहां पर सब कुछ ग्रीन सिग्नल है. ठीक, आई होप इट इज क्लियर, राइट. नेक्स्ट, मान लो 10 मार्च 2025 का इनवॉइस है, अग्रीमेंट नहीं है तो टाइम कितना मिलेगा? 15. अब 15 दिन के हिसाब से आपका ड्यू डेट क्या बनता है? यहां पर 25 मार्च तक आपको पैसा चुकाना था. देखिएगा आपने पैसा चुकाया 26 मार्च को, एक दिन लेट हो गया. अब सर आपने यहां पर बोला टाइम स्पेसिफाइड था उसमें पेमेंट नहीं हुआ है. ठीक है, लुक ऐसा लिखा था ना, विद इन स्पेसिफाइड टाइम. ठीक है, विद इन स्पेसिफाइड टाइम. then it will be allowed as deduction in the year in which it is actually paid. अब यहां पर समझना ध्यान से. आपको दुख होगा थोड़ा सा कि सर ये लेट पेमेंट हुआ फिर भी क्यों अलाउ हो गया? लेट पेमेंट हुआ लेकिन ये
24-25 फाइनेंशियल ईयर में ही पे हो चुका है। लुक, दिस इज नथिंग बट ए फाइनेंशियल ईयर 24-25 उसी में अलाउ हो चुका है ना, ये उसी में पेमेंट हो चुका है, समझे? तो यहाँ पर ये प्रीवियस ईयर 2024-25 में ही अलाउड हो जाएगा। यहाँ पर उस साल में उसका कोई डिसअलाउंस नहीं होगा। अब सिंपल सा टर्म में समझाऊं आपको, पेमेंट अगर वो एग्रीमेंट या फिर जो एमएसएमई के हिसाब से जो ड्यू डेट निकलता है वो, या फिर 31 मार्च उस तक हो जाता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये झंझट कब होगी? जब वो 31 मार्च को क्रॉस करके बाहर निकलते हैं, तभी देखना पड़ेगा कि ड्यू डेट है कि नहीं है। लुक, तीसरा एग्जांपल, 28 मार्च को तुमने पेमेंट किया है, सॉरी एक्सेप्ट किया आप लोगों ने, अग्रीमेंट नहीं है, तो ड्यू डेट क्या बनेगा? 12 अप्रैल 2025। अब देखो, अगर आप 12 अप्रैल 2025 तक पेमेंट करते हो तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन अगर 12 की 13 हो गई तो फिर नहीं चलेगा, राइट? सो 12 अप्रैल का यहां पर आपने 11 अप्रैल को पेमेंट कर दिया है, मतलब भले वो 31 मार्च को क्रॉस कर गया है, बराबर, भले हम लोग यहां पर 25-26 में आ चुके हैं फाइनेंशियल ईयर, बट फिर भी इट इज विद इन अ ड्यू डेट ऑफ द एमएसएमई, जिसके हिसाब से हमने ये कंप्लीट करा था वो, राइट? सो इट इज अलाउड इन अ प्रीवियस ईयर 2024-25। डन। नेक्स्ट, 10th ऑफ मार्च अग्रीमेंट है, 45 डेज का अग्रीमेंट है, सो दैट इज 24th ऑफ अप्रैल इज ए ड्यू डेट, लेकिन आपने पेमेंट किया 26 अप्रैल को। नाउ सी, 31 मार्च भी क्रॉस कर गया है और आपने ड्यू डेट भी क्रॉस कर ली है, मतलब यहां पर आपका 2025 अप्रैल 26 अप्रैल 2025 में पेमेंट हुआ है, सो इट इज फाइनेंशियल ईयर 2025-26। तो यहां पर ये आपका डिसअलाउंस होगा और ये भी ऐसा ही केस है। देखो, 28 मार्च को आपने एक्सेप्ट किया, अग्रीमेंट नहीं है, 15 दिन का टाइम है, ड्यू डेट है 12 अप्रैल का, और उसने 15 अप्रैल हो गई, तो उस केस में आपको फिर ये 25-26 में अलाउड। डन। चलिए अब आगे बढ़े। नेक्स्ट इज सेक्शन 43C, स्पेशल प्रोविजन फॉर कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ सर्टेन असेट्स। अब यहां पर हम लोग थोड़ा सा टच लेंगे कैपिटल गेन का भी, फाइन। एक चीज हमने डिस्कस भी करी थी आगे सेक्शन 28 में, जब हमने कन्वर्जन के बारे में कुछ पढ़ा था कि आपका स्टॉक इन ट्रेड कन्वर्ट हो जाता है कैपिटल असेट में, तो जिस दिन कन्वर्ट हो उस दिन का फेयर मार्केट वैल्यू हम लोग अपने बिजनेस में इनकम ट्रीट करते हैं। ऐसा ही सब कुछ अब यहाँ पर है। समझो यहाँ पर मैटर क्या हो रहा है वो, लुक, देखो, अमालगमेशन हुआ है, एक कंपनी है ए लिमिटेड, इट इज अमालगमेटिंग कंपनी, और सामने दूसरी कंपनी है बी लिमिटेड, इट इज अमालगमेटेड कंपनी। ठीक है, यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, अब अमालगमेटिंग कंपनी ने ये जो असेट परचेस करी है, ये 10 लाख में परचेस करी थी। कितने में? 10 लाख में। अब उसने उसको एज ए स्टॉक इन ट्रेड ट्रांसफर कर दिया, ट्रांसफर्ड एज ए स्टॉक इन ट्रेड। मतलब समझना ध्यान से, क्या है यहां पर, अमालगमेटिंग कंपनी के पास ये क्या थी? कैपिटल असेट थी, ठीक है, नॉट एज ए स्टॉक इन ट्रेड। उसने जब अमालगमेशन हुआ तो अमालगमेटेड कंपनी ने इसको रिकॉग्नाइज किया, कहां पर? अपने स्टॉक में रिकॉग्नाइज किया। मतलब पुरानी कंपनी वो कैपिटल असेट था और नई कंपनी में क्या है? स्टॉक इन ट्रेड है। ठीक है, अब as we all know that if you sell a capital asset it will result in a capital gain, but if you sell a stock in trade it will result in a business profit। अब ध्यान से समझना, यहां पर 10 लाख का आपका जो कॉस्टिंग था, अमालगमेटेड कंपनी ने उसको अपने बिजनेस में 15 लाख का स्टॉक रिकॉग्नाइज किया, उसी सेम असेट को, और फिर उसको बेचा गया 18 लाख में। तो पहला प्रोसेस क्या हुआ यहां पर?
अमालगमेटिंग कंपनी ने उसको ऐसे स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करके एसेट ट्रांसफर कर दी। ठीक है, अब यहां पर लुक, प्रॉफिट क्या हुआ, सेल प्राइस 18 लाख माइनस कॉस्ट कितना 10 लाख। ठीक है, तो 8 लाख का प्रॉफिट हुआ कॉस्ट टू ए लिमिटेड। जो कॉस्ट ए लिमिटेड का था उसी को हमने क्या करना है यहां पर कंसीडर करना है, समझे। अगर 43C ना होता, देखना थोड़ा सा ध्यान से समझना क्या हुआ यहां पर। देखो, अगर ये कैपिटल असेट होता और इन अमालगमेशन ये दूसरे घर जाता, तभी भी वो कैपिटल असेट ही होता। ठीक है, मतलब पहले ये सीए था कैपिटल असेट, बाद में भी वो सी ही रहा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, और उसके बाद सेल हुआ तो हम लोग इसका ट्रीटमेंट देखेंगे कैपिटल गेन में। एक सेक्शन 47 करके ट्रांसफर एग्जेम्प्ट ट्रांसफर का प्रोविजन है जो बोलता है अमलगमेशन में जब असेट ट्रांसफर होती है तो वो एग्जेम्प्ट होती है, और जो नई कंपनी के हाथ में कॉस्ट आएगी वो क्या आएगी, जो पुरानी कंपनी की कॉस्ट है उसी को कंसीडर किया जाता है। वो सेक्शन 47 का मैटर था, लेकिन वो किसके लिए था, सीए टू सीए। यहां पर क्या हुआ, जो पहले सीए था, अब जब वो घर बदला तब वो स्टॉक इन ट्रेड हो गया। अब स्टॉक इन ट्रेड में वो क्या हो गया, बिजनेस की एसेट हो गई। ठीक है, अब आपने जितना बेचा वो तो चलो आपने 18 लाख प्रॉफिट में रिकॉग्नाइज कर लिया। ठीक है, एज ए स्टॉक इन ट्रेड आपने 18 लाख का सेल यहां पर रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन आपने क्या करा, आपने इसको अमालगमेशन ट्रीट करते हुए, और अमालगमेशन में जब आपने उस असेट को रिसीव किया, आपने इसको रिवैल्यू करके इसकी कॉस्ट कितनी बना दी, 15 लाख। अब आप क्या दिखा रहे हो कि 15 लाख की असेट आई, 18 लाख में गई, 3 लाख का फायदा हुआ। अब यहां पर ध्यान से समझना, इन एक्चुअली असेट कितने की थी, ये असेट 10 लाख की थी। तो मैं तो ऐसा ही करूंगा, 10 लाख की असेट अमालगमेशन में 15 लाख में ट्रांसफर करूं, और अमालगमेशन में जब ये ट्रांसफर होता है तब ये एग्जेम्प्ट होता है, कैपिटल गेन में लगता नहीं है। मतलब यहां पर ये जो ए लिमिटेड है ना, इसको 1 रुपया भी टैक्स नहीं देना पड़ा होगा। क्यों, बिकॉज ये तो एग्जेम्प्ट ट्रांसफर है। अब ए लिमिटेड ने कोई टैक्स नहीं दिया, अब बी लिमिटेड ने क्या करा, उसको बी लिमिटेड ने इसको 15 में रिकॉग्नाइज किया, कितने में, 15 में, 15 में रिकॉग्नाइज किया और बेचा उसको 18 में। तो इफेक्टिवली उसने 3 लाख का प्रॉफिट अपना जेब में डाला। तो यहां पर जे मैं अब वही बता रहा हूं कि अगर ये 43C ना होता तो क्या होता कि 15-18 लाख की असेट कॉस्ट में कितना बताता, 15 लाख, और 3 लाख का प्रॉफिट में घर लेके जाता। बट 43C ने क्या बोला पता है, 43 सेज कि अगर आप कोई ऐसा कोई भी कैपिटल असेट को एज ए स्टॉक इन ट्रेड ट्रांसफर करके लेकर आते हो, तो उस केस में यहां पर जो ए लिमिटेड की कॉस्ट थी वही कॉस्ट क्या रहेगी, बी लिमिटेड की ही रहेगी। मतलब यहां पर हम लोग जो कॉस्ट कंसीडर करेंगे वो किसकी करेंगे, ए लिमिटेड की कॉस्ट में ही ध्यान में रखेंगे, ना कि 15 लाख रुपए। आप यहां पर 15 लिख के लेकर आओ, 50 लिख के लेकर आओ, कुछ भी लेकर आओ, हम तो क्या मानेंगे, 10 मानेंगे। मतलब यहां पर कॉस्ट मीन्स कॉस्ट टू द अमालगमेटिंग कंपनी इन द हैंड्स ऑफ अमालगमेटेड कंपनी। पता चला, मीन्स आपको ये इग्नोर करना है, आपको सीधा इन दोनों का डिफरेंस यहां से निकालना है। ठीक है, ये बोलता है 43C कि जब आप कोई भी सीए को एज ए एसआईटी लाते हो, कैपिटल असेट को एज ए स्टॉक इन ट्रेड लाते हो, तो उस केस में आपकी कॉस्ट क्या रहेगी, जो प्रीवियस ओनर की जो कॉस्ट थी वही रहेगी। आपको यहां पर ऐसा कोई भी रिवैल्यूएशन करके उसकी कॉस्ट बढ़ानी नहीं है। डन, ठीक है। अब another example, look, A limited is amalgamating old company, B limited is amalgamating new company। अब 10 लाख की कॉस्ट है, उसको एज ए एसआईटी क्या किया, उसने ट्रांसफर कर दिया 50 लाख में। ठीक है, एक्सपेंस इनकर्ड बाय बी लिमिटेड फॉर द इंप्रूवमेंट ऑफ द असेट दैट इज 2 लाख। अब उसने क्या किया, 2 लाख का इस पर खर्चा भी किया है इस असेट पर, और इस असेट को बेच दिया कितने में, 55 लाख में। तो अभी हमने क्या पढ़ा जस्ट, कि कॉस्ट क्या मानिएगा, हम इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग इग्नोर।
आता है ना आपको इग्नोर करना, ठीक है ना? अच्छे से आता है ना? आप बॉस को इग्नोर करते हो ऑफिस में, ठीक है? आप लोग इग्नोर होते हो कि करते हो? हुँ? चलिए, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 50 लाख को क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर इग्नोर करेंगे और हम खाली इस 55 लाख को लेकर और यहाँ पर कॉस्ट कितनी है? 10 लाख। हम इसी को ध्यान में रखेंगे। तो 55 लाख और 10 लाख कितना हुआ? 45 लाख का फ़ायदा हुआ। लेकिन आपने अगर कुछ खर्चा किया है जेन्युइनली तो उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। तो इफेक्टिवली आपकी 55 लाख का सेल हुआ, आपकी कॉस्ट कितनी हुई? 12 लाख, तो 43 लाख का आपको यहाँ पर फ़ायदा हुआ। सिंपल, डन? ये जब कैपिटल गेन में हम लोग एग्जाम ट्रांसफर करेंगे तब भी मैं आपको इसको एक बार याद कराऊंगा। देखो क्या है ये, लुक, स्टॉक इन ट्रेड ट्रांसफर्ड अंडर द फॉलोइंग केसेस इन द इवेंट ऑफ अमलगामेशन। लुक, stock in trade taken over at a revalued price by amalgamated company or the capital asset taken over as a stock in trade। मतलब पुरानी कंपनी में भी क्या था? एसआईटी था, मतलब एसआईटी था, एसआईटी ही रहा, लेकिन आपने बीच में क्या कर दिया, इसको रिवैल्यू कर दिया और उसके बाद आपने सेल किया है। तो यहां पर हम लोग इन दोनों को ही ध्यान में रखेंगे, मतलब ये सेंटर वाला जितना भी इवेंट हुआ उसको हम क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे फॉर द पर्पज ऑफ कॉस्ट। ठीक, सीए था टेकन ओवर एज ए स्टॉक इन ट्रेड एंड देन रीवैल्यूड। तो पहले सीए था, फिर एसआईटी हुआ एंड देन सेल किया। तो इसका हमने एग्जांपल समझा अभी। कैपिटल एसेट कन्वर्टेड इनटू द स्टॉक इन ट्रेड बाय अमालगमेटिंग कंपनी एंड देन ट्रांसफर टू द अमालगमेटेड कंपनी। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी कॉस्ट ऑफ द एक्विजिशन टू द अमालगमेटिंग कंपनी प्लस एनी एक्सपेंस रिलेशन देयरइन। तो यहां पर जो हमने 10 लाख का एग्जांपल लिया था वो प्लस 2 लाख का आपने जो खर्चा किया वो। However, capital asset taken over as a capital asset and then converted into stock in trade, तो उस केस में हम लोग कैपिटल गेन के प्रोविजन लगाएंगे। मतलब सीए था, सीए ही रहा, उसके बाद उसको एसआईटी में कन्वर्ट कर दिया, तो उस केस में हम लोग डिस्कस करेंगे कैपिटल गेन कि उसमें कन्वर्जन कैसे होता है वो। डन, क्लियर? चलिए नेक्स्ट, अब आगे। द नेक्स्ट प्रोविजन इज अबाउट 43CA। अब ये क्या है, देखो, आपने कभी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऐसा कुछ सुना होगा। जब भी इनकम टैक्स में लैंड एंड बिल्डिंग के केसेस आएंगे तब वहां पर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू का जिक्र होगा होगा और होगा ही। ठीक है, अब व्हाट इज स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू? इन गुजराती वी यूजुअली से जंत्री कीमत, इफ यू माइट हैव हर्ड दिस वर्ड एवर। ये क्या होता है कि गवर्नमेंट ने एक वैल्यू डिसाइड करके रखी है कि आपको मिनिमम इतना ट्रांजेक्शन आपका होना चाहिए। ठीक है, ये हम लोग ऐसा मानते हैं कि मिनिमम इतना होना चाहिए, बट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है अकॉर्डिंग टू द एरिया, अकॉर्डिंग टू द सिटी एंड एवरीथिंग दे हैव कंसीडर्ड एंड दे हैव डिसाइडेड सर्टेन वैल्यू फॉर द पर्पस ऑफ स्टैम्प ड्यूटी, कि हम लोग यहाँ पर अगर ये ट्रांजेक्शन यहाँ पर होता है तो हम लोग इतना स्टैम्प ड्यूटी कलेक्ट करेंगे इसके ऊपर। अब इनकम टैक्स क्या बोलता है कि भाई अगर आपने कोई भी एसेट बेचा है, ठीक है, और वो असेट, सर असेट तो कैपिटल गेन में नहीं जाएगा, लेकिन यहां पर असेट क्या है, असेट इज अ लैंड एंड बिल्डिंग एंड इट इज अ स्टॉक इन ट्रेड। अगर वो कैपिटल असेट फॉर्म में होता तो कहां जाता, कैपिटल गेन में जाता। तो दिस सेक्शन इज टिपिकली फॉर द रियल एस्टेट बिजनेस। ठीक है, कि अगर आपने कोई असेट मान लो 50 लाख में बेची है और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 52 लाख रुपए है, तो ये नॉर्मली क्या बोलता है बताए, ये बोलता है कि हम लोग इसकी कीमत 52 लाख ही कंसीडर करेंगे। अब यहां पर कुछ आर्गुमेंट हुई एसएससी की ओर से कि यार ये 19-20 का तो फर्क है, बोला नहीं चलेगा। अब यहां पर आर्गुमेंट करी एसएससी ने क्या, कि देखो भाई हम भी चाहते कि 52 में ये अगर असेट जाती तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 52 लाख रुपए है, कोई इश्यू नहीं है, बट
रियल एस्टेट में कई बार ऐसा होता है कि प्रॉपर्टीज में बहुत सारी चीजें कंसिडरेशन में ली जाती है। सबसे पहले डायरेक्शन देखा जाता है, ईस्ट ओपन है कि नहीं है। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि रोड फेसिंग है तो अलग वैल्यू हो जाती है, अंदर अगर पड़ता है तो अलग वैल्यू हो जाती है। रेसिडेंशियल है तो अलग चीज है, कॉमर्शियल है तो अलग चीज है। ठीक है, देयर आर सो मेनी फैक्टर्स व्हिच मे अफेक्ट द प्राइस, और उसकी वजह से स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू और हमारा जो सेल प्राइस है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है। तो इनकम टैक्स ने बोला कोई बात नहीं, चलो हम आपको वेरिएशन अलाउ करते हैं, और वो वेरिएशन कितना होगा, 10%। अब मैं आपको सीधी बात बताता हूं, सीधी बात, नो बकवास। इस सेक्शन में आपको क्या देखना है, अगर आपकी कोई भी प्रॉपर्टी है विच इज स्टॉक इन ट्रेड, इट कैन बी लैंड, इट कैन बी बिल्डिंग, इट कैन बी बोथ, राइट। अब आपको क्या देखना है कि अगर आपका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 110% ऑफ द सेल कंसीडरेशन से ज्यादा हो रहा है, मतलब मान लो आपका स्टैम्प, अभी मैं आपको एग्जांपल में भी समझाता हूं इसको, आपको खाली इतना देखना है कि योर एसटीवी इज ग्रेटर देन 110% ऑफ सेल कंसीडरेशन। आपको किसका 110% निकालना है, सेल कंसीडरेशन का 110% निकालना है। अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू उसको भी क्रॉस कर जाती है तो फिर हम लोग स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को ही क्या मान लेंगे, डीम्ड सेल कंसीडरेशन। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। आपको क्या करना है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू पुट करना है इज ग्रेटर देन, अगर वो 110% सेल प्राइस से ज्यादा है तो आपको स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को ही कंसीडर करना है। आप एक्चुअल सेल प्राइस को क्या करोगे, इग्नोर। ठीक है, चलिए अब यहां पर क्वेश्चन आता है कि सर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कौन से दिन का लेने का। मैं तो 2 साल पहले अग्रीमेंट किया था, उस टाइम स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अलग थी। फाइनलाइज मेरा प्रॉपर्टी आज हुआ है, डॉक्यूमेंटेशन और रजिस्ट्रेशन आज हुआ है, तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कौन से दिन का लेने का। देखो यहां पर दो घटनाएं घटी। पहली बार जब आप उसको देखने गए, मैं प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं, ठीक है, आपको वो पसंद आई, अगेन इट्स अ प्रॉपर्टी, ठीक है, और आपने वहां पर उस बिल्डर को शगुन दिया कि आज से ये हमारी हुई, फाइन, ठीक है। शगुन दिया मतलब आई कैन से दैट a token amount that you have paid on the date of agreement। अब इनकम टैक्स बोलता है कि कोई बात नहीं, अगर आपने अग्रीमेंट किया है तो अग्रीमेंट के दिन का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ले लो, क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि अग्रीमेंट के बाद रजिस्ट्रेशन होता है, तो जब पीरियड जैसे बढ़ता जाता है वैसे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है, कम नहीं होती है। तो असेसी ऑलवेज चाहेगा कि डेट ऑफ अग्रीमेंट आए, ठीक है। इनकम टैक्स बोलता है कोई दिक्कत नहीं है, आपको डेट ऑफ अग्रीमेंट, मतलब मैं इसको बोलता हूं सगाई वाला दिन, ठीक है, ये है सगाई और ये है शादी, जिस दिन फाइनल आपके हाथ में सर्टिफिकेट आया, ठीक है। अब सगाई वाले दिन का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, कौन सा केस में, अगर आपने टोकन अमाउंट, शगुन, फुल या फिर पार्ट, मतलब अगर आपने 1 रुपया भी अगर डेट ऑफ अग्रीमेंट के दिन पेमेंट किया हुआ है तो हम उसको अग्रीमेंट दिन को कंसीडर करेंगे। सी, फुल पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, पार्ट पेमेंट। अब पार्ट पेमेंट इज नॉट डिफाइंड, इट कैन बी 1 रुपया, 101 रुपया, 1000, 1 लाख, 1 करोड़, आपको जितना मर्जी उतना, मतलब आपको सगुन दे के आना है उस दिन। लेकिन वो सगुन ध्यान रखना, नॉन कैश मोड नहीं चलेगा, सॉरी नॉन कैश मोड से होना चाहिए, ठीक है। मतलब कैश, बेरर चेक, क्रॉस चेक नहीं चलेगा। सर क्या हम उसको 11 रुपए का गूगल पे कर दे तो चलेगा, आंसर इज यस, 100% चलेगा। सी, मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पर पार्ट पेमेंट इज नॉट डिफाइंड। टोकन आपने दिया नॉन कैश मोड से तो डेट ऑफ अग्रीमेंट, बाकी सारे केस में डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन माना जाएगा। मतलब अगर आपने सगुन देना भूल गए तो फिर शादी वाला दिन, ठीक, क्लियर हुआ, ओके। लेट अस टेक वन एग्जांपल, लुक, देखो यहां पर सेल कंसिडरेशन आपका है, यहां पर इट इज अ स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एज ऑन द डेट ऑफ अग्रीमेंट, सगाई वाला दिन है, पेमेंट किया आपने उस दिन, टोकन, टोकन पेमेंट, ठीक है। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन द डेट ऑफ
रजिस्ट्रेशन शादी वाला दिन, 110% ऑफ सेल कंसिडरेशन, और क्या हम लोग यहां पर एससी कंसिडर करेंगे वो। देखो सबसे पहला केस कितने का डील है, 50 लाख का डील है। अब मैंने आपको बताया आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एक्सीड्स 110% ऑफ सेल कंसिडरेशन। अब यहां पर ये कितना आया, 55 लाख आया। अब स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू आइदर दिस और दिस, फाइन। अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे डेट ऑफ अग्रीमेंट की बात। 54 लाख से उस दिन मैंने एनईएफटी किया है, सगुन देकर आया हूं मैं उस दिन, ठीक है। सगुन दिया है मैंने एनईएफटी से, कितना दिया मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट नॉन कैश मोड से दिया है ना, चलेगा, राइट। तो इट इज अ ग्रीन सिग्नल फॉर यू। तो आपका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितना बना देगा, 54 लाख। सो इन दिस केस योर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज लेस देन 55 लाख। मतलब क्या है पता है, सिंपल सा समझो, देखो 50 का आपका सेल प्राइस हुआ, 50 में 10% ऐड करो, कितना आया, 55। अब 55 ये आपकी बाउंड्री, इस बाउंड्री के अंदर अगर कोई भी वैल्यू आती है तो आपको कुछ नहीं करना है। तो आपने जो 50 लाख में डील किया वो 50 लाख फाइनल। लेकिन अगर वो बाउंड्री क्रॉस करता है तो चौका, मतलब बाउंड्री क्रॉस कर गया वो वैल्यू, तो फिर जो वैल्यू आया वो देखो, यहां पर ये विद इन अ बाउंड्री है 54 लाख, तो आपका 50 लाख एज इट इज रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। केस नंबर 2, 50 54, लेकिन यहां पर आपने केस दिया था तो हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे, अब हम इसको ध्यान में रखेंगे। अब 50 का 110% हुआ 55, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 56, तो 55 एंड 56 देखो, 55 की जो बाउंड्री थी उसको क्रॉस कर गया, बोलो 56 हो गया, सो नाउ इट इज 56 लाख, तो फिर 56 लाख लेना है, ठीक है, क्लियर। अगेन 50 लाख का सेल कंसिडरेशन, 52 लाख का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू था उस दिन, कैश पेमेंट कर दिया गया, और 54 लाख से रजिस्ट्रेशन के दिन भी। तो देखो 50 का कैश सेल प्राइस, उसका 110%, 55। अब स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कौन सी आएगी यहाँ पर, 52 या 54, 54, 54 सर। तो 54 इज विद इन अ बाउंड्री, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपका 50 लाख एज इट इज रहेगा, डन। नेक्स्ट 50 लाख का सेल प्राइस है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 57 लाख ऑन द डेट ऑफ अग्रीमेंट, और अग्रीमेंट के दिन आपने एनईएफटी कर दिया है, और रजिस्ट्रेशन के दिन है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 60 लाख। तो पहले तो 60 और 57 में से हम डिसाइड करेंगे क्या आएगा, 57 आएगा। अब 50 में डील हुआ है, 50 का 110% बाउंड्री 55 आई, लेकिन हमारा स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 57 है, मतलब इसको भी ये क्रॉस कर जा रहा है, मतलब यहां पर एसडीवी क्रॉसिंग द बाउंड्री, तो यहां पर अग्रीमेंट के दिन का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ही क्या माना जाएगा, आपका डीम सेल कंसेशन माना जाएगा। इसको हम लोग ध्यान में नहीं लेंगे बिकॉज यहां पर हमने नॉन कैश मोड से पेमेंट किया होगा, ठीक है, क्लियर हुआ। तो यहां पर क्या इतना आएगा, 57, डन। अब देखो आगे क्या होता है, लुक, अब मान लो कि आपने असेसिंग ऑफिसर को बोला कि यार ये क्या स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लगा के रखा है, मैं जानता हूं मैंने प्रॉपर्टी बेचा है, मैंने बहुत ट्राई किया मार्केट में, प्रॉपर्टी कोई लेने को तैयार नहीं था, ठीक है। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो तो बोल रहा है 57 लाख, वो तो औकात के बाहर है, ये तो 50 लाख मेरी मेहनत से आया है, वरना मार्केट में प्रॉपर्टी को कोई पूछता भी नहीं है, 45 लाख मुश्किल से मिलते हैं। तो आपने एओ को रिक्वेस्ट किया कि भाई देख, तू किसी वैल्यूएशन ऑफिसर को भेज वहां पर, और मार्केट वैल्यू पता कर उसकी क्या है, मार्केट में हालत बहुत खराब है, 57 लाख तो कहीं भी नहीं आएगा। अब आपके रिक्वेस्ट पर एओ मे रिफर टू द वैल्यूएशन ऑफिसर। अब वैल्यूएशन ऑफिसर आपके पास आया, ठीक है, देखना ध्यान से, आपने कितना बोला, एसडीवी था 57, आपका सेल प्राइस था 50। अब वहां पर वैल्यूएशन ऑफिसर आया, उसने बोला फेयर मार्केट वैल्यू मार्केट में 48 लाख है, कितना है, 48 लाख। अब आप शेयर बन के उसके सामने खड़े रहोगे, असेसिंग ऑफिसर के सामने, देख देख देख, उसको उसको पूरा रिपोर्ट दिखाओ, कैसे यूं गर्दन पकड़ के यूं देख देख, कितना लिखा इधर, 48, और तू बोलता है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 57 लेंगे। ये तो मेरी मेहनत है कि मैंने 50 लाख रुपए यहां पर आया,
समझे? तो अगर वैल्यूएशन ऑफिसर इससे भी कम वैल्यू लेकर आता है, ठीक है, तो फिर हमको एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, सेल कंसिडरेशन जो हमने 50 लाख का था वही रहेगा। इसके भी हम लोग अभी अभी अलग अलग एग्जांपल लेंगे। अब मान लो गाड़ी उल्टी हो गई, आप यहां पर बेट लगा के बोल रहे थे कि 50 लाख का जो मैंने डील किया वो बेस्ट है, 57 स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो आप बोल रहे हो ना, वो पॉसिबल ही नहीं है मार्केट में। अब वैल्यूएशन ऑफिसर आया कि सर देखो, मार्केट में तो इसकी 60 लाख आराम से आते हैं, मतलब फेयर मार्केट वैल्यू इसकी कितनी है, 60 लाख है। अब आप क्या करोगे बताएं, आप आराम से पतली गले से निकल लोगे। आप ये को बोलोगे नहीं नहीं भाई, मैं तो मजाक कर रहा था, ये 57 बराबर है, रहने दे, जो है सो है। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर फेयर मार्केट वैल्यू स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से ज्यादा आती है, मतलब वैल्यूएशन ऑफिसर अपनी बैंड बजा के गया है, तो हम वैल्यूएशन ऑफिसर को माफ करेंगे, भाई हाँ तू निकल ले, मेरी गलती हो गई, मुझे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू मंजूर है, तो फिर हमको एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए अब इसका एग्जाम्पल समझते हैं। लुक, वैल्यूएशन ऑफिसर की बात कर लेते हैं। देखो, सेल कंसिडरेशन 50 लाख है, हमने स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू क्या डिसाइड किया है, 57 इन ऑल दिस केसेस। अब पहले में वैल्यूएशन ऑफिसर एफएमवी लेकर आया 52 लाख, ठीक है, विच इज लोअर देन व्हाट, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, राइट। तो एफएमवी या एसडीवी क्या कंसीडर किया जाएगा, 52 लैक्स। अब वेरिएंस कितना अलाउड है, 10% तो वेरिएंस हमको अलाउड ही है, ठीक है, मतलब हमने वो 55 लाख की जो हमारी बाउंड्री है ना, उसके अंदर आया 52 लाख। तो अब हम शेयर बनेंगे कि देख देख ये 57 लाख तू बोल रहा है, मार्केट 52 लाख में तैयार है, तो 10% का वेरिएंस तो वैसे भी अलाउड है अपने को, राइट। तो यहां पर देखो क्या हुआ, यहां पर ये सिचुएशन आपकी फेवर में आई है, मतलब वैल्यूएशन ऑफिसर ने जो वैल्यू करके दिया है वो क्या है, विद इन अ बाउंड्री है, ठीक है, तो फिर आपके हिस्से में कोई एडजस्ट नहीं होगा, तो फिर आपका 50 लाख एज इट इज रहेगा। देखो यहां पर आपको तभी चेंज करना है जब वैल्यूएशन ऑफिसर आपने जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू डिसाइड की है उससे आगे जाए, ठीक है, तभी आपका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू वहां पर स्टैंड करेगा। अगर वैल्यूएशन ऑफिसर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम वैल्यू लेकर आया है, तो फिर वैल्यूएशन ऑफिसर की जो वैल्यू है उसको स्टैंड वहां पर करेंगे, और फिर हम उसको कंपेयर करेंगे किसके साथ, 1110% के साथ, जो हम यहां पर करते थे ना वैसे, ये समझे। मतलब यहां पर कंपैरिजन क्या हो जाएगा, यहां पर कंपैरिजन का एफएमवी और एसडीवी विच एवर इज लोअर से कंपैरिजन होगा, ठीक है। अगर समझ में ना आए तो इसको नोट कर लेना। देखो मैं यहां पर भी ऐसा ही कर रहा हूं, 50, 57 और ये वैल्यूएशन ऑफिसर का वैल्यू आया 56, ठीक है, तो विच एवर इज लोअर मतलब क्या, 56। अब यहां पर कंपेयर किससे होगा, कंपेयर यहां पर जो हमने इन दोनों का लोअर आया 56 और मेरा बाउंड्री तो 55 है, तो फिर क्या आएगा, तो फिर आएगा 56। यहां पर मुझे थोड़ा फायदा हुआ, जो पहले 57 लाख था वो कितना हो गया, 56 लाख हो गया। Done? फिर आया 50 लैक्स, अगेन 57। अब वैल्यूएशन ऑफ फिर आया 60 लैक्स लेकर, अब हमारा टाइम यहां से निकलने का आ चुका है, ठीक है। अब यहां हम पतली गले से निकल लेंगे कि भाई माफ कर दे भाई, गलती हो गई, वैल्यूएशन ऑफिसर मैं तो मजाक कर रहा था, ऐसे थोड़ी ना कोई वैल्यूएशन ऑफिसर को बुलाता है, ठीक है। मुझे 57 मंजूर है, ठीक है, तो यहाँ पर 57 आएगा और आपकी सेल प्राइस की क्या बनेगी, 57 रहेगी। डन। सो इट वाज ऑल अबाउट 43 CA। इसके साथ है ना 3 प्रोविजन एक साथ चलेगी। एक तो मैंने आपको यहां पर बताया, एक तो 43 CA हमारा करंट प्रोविजन, फिर नेक्स्ट इज 50C जो हम लोग पढ़ेंगे कैपिटल गेन में, और उसके बाद है IFRS में का 56(2)(x गिफ्ट के प्रोविजंस, ठीक है। यहां पर ये दोनों डिट्टो कॉपी पेस्ट होंगे, कैपिटल गेन में भी ये डिट्टो आएगा, एकदम कट कॉपी पेस्ट सीधा, ठीक। सो क्लियर हुआ भाई ये 43 CA, फाइन, आई होप यू माइट गेटिंग एवरीथिंग। अब हम लोग एक छोटा सा टॉपिक देखते हैं, 43 CB, इनकम अराइजिंग फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन और ए सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स। अब अगर आप इंटर में शायद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़े हो तो आपने कुछ AS7 वगैरह पढ़ा होगा, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट एटसेट्रा, ठीक है, उसमें भी आपने कुछ वो POCM
परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड वगैरह कुछ देखा होगा। ये भी वही बोल रहा है। ICDS 3 इज अबाउट कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोलता है कि प्रॉफिट एंड गेन अराइजिंग फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट और ए सर्विस कॉन्ट्रैक्ट shall be computed on the basis of POCM, percentage of completion method, in accordance with the notified ICDS, that is ICDS 3। क्या बोलता है? अब एक्सेप्शन क्या है? मतलब किस केस में हम लोग नो POCM, किस में हम लोग परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन नहीं लगाएंगे? कौन से केस में? अगर 90 डेज या उससे भी कम दिन का प्रोजेक्ट है तो उस केस में हम लोग वेट करेंगे, प्रोजेक्ट खत्म हो जाए उसके बाद सीधा उसका प्रॉफिट रिकॉग्नाइज करेंगे, बराबर, टुकड़ों टुकड़ों में नहीं करेंगे। अगर लेस देन 90 डेज हुआ तो फाइन। या फिर अगर स्ट्रेट लाइन मेथड का कॉन्ट्रैक्ट है, SLM, द कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व्स इनडिटरमिनेट नंबर ऑफ एक्ट्स और ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। मान लो मैंने किसी से AMC लेकर रखा है, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, कि भाई साल में तुझे 4 बार आना है, ठीक है, और ऐसा हमारा 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट। तो ये क्या हो गया, एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम हो गया। अब इसमें मल्टीपल एक्ट होंगे, उस केस में भी हमें क्या करना है, स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से रिकॉग्नाइज करना है। अगर 5 साल का 5 लाख होता है तो एवरी ईयर 1 लाख रुपीस, इस तरह से। डन। चलिए अब यहां पर समझते हैं इसका एग्जांपल। लुक, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट है 110 लाख और कंप्लीशन है 2 साल का, फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो 90 डेज से ज्यादा हुआ। अब ईयर 1 की बात करें, अच्छा सॉरी, कॉन्ट्रैक्ट हमारा 110 लाख की रेवेन्यू है, इतना 1 करोड़ 10 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है। 80 लाख रुपए का यहां पर मेरा एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट है कि भाई टोटल मेरा 80 लाख का खर्चा होगा और 2 साल का टाइम ड्यूरेशन है। अब पहले साल में क्या हुआ, इन ईयर 1 मेरा कॉस्ट 32 लाख का इनकर हो चुका है, 32 लाख का मैं खर्चा कर चुका हूं। तो मेरा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कितना परसेंट हुआ? अब यहां पर आपको 32 लाख कंपेयर करना है किसके साथ? इस टोटल कॉस्ट के साथ, ठीक है। सो 32 डिवाइड बाय 80 into 100 इट कम्स टू 40%। फाइन, बराबर। ये हम देखेंगे इन टर्म्स ऑफ टोटल कॉस्ट, इन टर्म्स ऑफ टोटल कॉस्ट 40% मेरा यहां पर कंप्लीशन हुआ है। तो जो मेरी रेवेन्यू है मेरी 1 करोड़ 10 लाख की, उसका 40% 44 लाख मैं यहां पर रिकॉग्नाइज करूंगा। 32 लाख की मेरी कॉस्ट इनकर हुई है, तो मेरे को यहां पर 12 लाख का प्रॉफिट ईयर 1 में रिकॉग्नाइज किया जाएगा। नेक्स्ट ईयर, दैट इज ईयर 2, 48 lakhs मेरा कॉस्ट इनकर हुआ है। अब 2 साल का ही कॉन्ट्रैक्ट था तो सेकंड ईयर में मुझे परसेंटेज निकालने की जरूरत नहीं है, 100% मेरा क्या हो गया यहाँ पर कॉस्ट, अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है। तो जितनी बची कुची जितनी भी रेवेन्यू है वो मैं यहाँ पर रिकॉग्नाइज करूंगा। तो यहाँ पर 110 लाख की टोटल रेवेन्यू थी, उसमें 44 में प्रॉफिट रेवेन्यू यहाँ पर बुक कर चुका हूं। तो यहाँ पर इस साल में मेरी रेवेन्यू हुई 66 लैक्स और मुझे फायदा हुआ यहाँ पर 18 लाख, ठीक है। सो एक छोटा सा प्रोविजन था 43CB। चलिए अब नेक्स्ट आता है अकाउंट्स एंड ऑडिट। सो ये हम लोग डिस्कस करेंगे अगले टॉपिक के अंदर, ठीक है। चलिए।